आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जीके मौर्य 1972। मैं आपके लिए भारतीय संविधान का नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है मूल अधिकार है। संविधान में मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और इनका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित संविधान में कुल 23 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 तक और 31 से लेकर के 35 तक। इस मूल अधिकारों के अध्याय में जो सबसे बड़ा अनुच्छेद है वो है 19। उसमें मूल संविधान में 450 शब्द थे संविधान सभा में, और सबसे ज्यादा दिनों तक अगर बहस हुई थी तो वो मूल अधिकारों पर हुई थी। कुल 38 दिनों तक, कितने दिनों तक? 38 दिनों तक संविधान सभा में इसके ऊपर चर्चा हुई थी। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है इसमें यह कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ हो। मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे? 7। लेकिन अब वर्तमान संविधान में सिर्फ 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान संविधान में सिर्फ 6 मूल अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कहां रखा गया है? अनुच्छेद 300 के भाग 12 में इसको जो है रखा गया है। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। सबसे पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। तो इसमें अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, इसमें 2 बातें आती हैं। कानून के समक्ष समानता, ये जो शब्द है ये संविधान में ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। और कानून का समान संरक्षण, ये जो शब्द है ये अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। तो कानून के समक्ष समानता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कानून अमीर और गरीब, छोटे और बड़े के आधार पे व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह के अंदर कि जो कानून की देवी होती है उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी रहती है। वो इसी बात का प्रतीक है कि कानून की नजर में सब व्यक्ति क्या है? समान है। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और सभी व्यक्ति जो है उस पर उस कानून को समान रूप से लागू किया जाएगा। दूसरा, इसमें कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब यह है कि कानून सभी के लिए उपलब्ध है। किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो वह कोर्ट में जा सकता है। हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि उसके मूल अधिकार का हनन होने पर वो जो है कोर्ट में जा सकता है। अगला देखिए मूल अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 जो है ये व्यक्ति के बीच में भेदभाव किए जाने का निषेध करता है कि जाति के नाम पे धर्म, जाति, भाषा, धर्म, पंथ, जन्म स्थान, क्षेत्र, निवास स्थान, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी सेवा में सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी योग्यता के आधार पर हर व्यक्ति को हर पद तक पहुंचने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे, लिंग के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पर
कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। संसद को यह अधिकार है कि वह हर पद के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित कर सकती है और राज्यों के विधानमंडल को भी इस बारे में कानून बनाने का प्रावधान दे सकती है। अनुच्छेद 16(4) जो है ये कहता है कि संरक्षणात्मक भेदभाव किया जा सकता है, यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन लोगों के साथ में और सरकारी सेवाओं में उनको विशेष सुविधाएं और आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति SC और ST भी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर ही आते हैं। हालांकि संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अगला जो मूल अधिकार है वो देखिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, भेदभाव, अनटचेबिलिटी। तो संविधान में छुआछूत को जो है वो गैर कानूनी घोषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को अछूत कह करके और उसका अपमान नहीं कर सकता, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। तो अस्पृश्यता से संबंधित जो है संसद के द्वारा कानून बनाया गया है। सबसे पहले 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था, जिसमें 1976 में संशोधन किया गया था और अब इसका नाम क्या किया गया था? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। 1976 में इस कानून में संशोधन करके इसका नाम कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। फिर 1989 में इस कानून में पुनः संशोधन किया गया और इस कानून का नाम कर दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति निरोधक कानून। मैं आपको यह भी बता दूं कि संविधान में या इस कानून में अस्पृश्यता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अगला जो मूल अधिकार है वो है अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों को दिए जाने पर रोक लगाई गई है। संविधान में कहा गया है कि शिक्षा और सेना को छोड़ करके किसी भी प्रकार की उपाधियां प्रदान नहीं की जा सकती। तो दो ही, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां प्रदान की जा सकती है और एक सेना के क्षेत्र में उपाधियां प्रदान की जा सकती है। जैसे परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, अशोक चक्र है, ये क्या है कि सेना के क्षेत्र में प्रदान किए जा सकते हैं। इनके अलावा किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज भी भारत रत्न है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, ये जो उपाधियां वो प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया है कि ये जो पुरस्कार है वो उपाधियां नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनको प्रदान करते समय और निष्पक्ष और सही तरीके से जो है कार्य होना चाहिए। साथ ही साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति जिसको एक पुरस्कार प्रदान किया गया वो अपने नाम के पहले इनका उल्लेख नहीं कर सकता। जैसे किसी को पद्म पुरस्कार मिला है या पद्म श्री मिला है तो वो अपने नाम के पहले ये लगा नहीं सकता कि पद्म श्री फला सिंह, ऐसा नहीं लगा सकता। हालांकि लगाते हैं लोग, लेकिन कानूनन नहीं लगा सकता। उसमें अगला जो मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 19 से 22 तक में किया गया है। तो इसमें पहला जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। मूल संविधान में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त थी? 7। अब उसमें से जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में
अब सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19(1) में इन 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। पहली स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को विचार करने, सोचने, चिंतन करने और उसको अभिव्यक्त करने की संविधान के द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और अभिव्यक्ति के 2 साधन होते हैं, लिखित और मौखिक। तो दोनों तरीकों से हर व्यक्ति जो है अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसी में दूरदर्शन की स्वतंत्रता भी शामिल की गई है। इसी अनुच्छेद में दूसरी जो स्वतंत्रता है वो है सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यानी भारत के हर नागरिक को जो है और सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता इसमें प्रदान की गई है। आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना अस्त्र शस्त्रों के किसी भी प्रकार की सभा का या सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत तीसरी जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। यानी हर व्यक्ति जो है वो अपने विचारों का प्रचार करने के लिए, कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का संघ बना सकता है, किसी भी प्रकार का संगठन बना सकता है। अगली जो स्वतंत्रता है इस अनुच्छेद में वो है भ्रमण करने की स्वतंत्रता। यानी भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निर्बाध रूप से आ और जा सकता है, भ्रमण कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी अनुच्छेद में अगली जो स्वतंत्रता है वो है निवास करने की स्वतंत्रता। यानी भारत राज्य का कोई भी नागरिक भारत क्षेत्र में कहीं पर भी जाकर के बस सकता है, रह सकता है। पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर यह प्रावधान लागू नहीं होता था, लेकिन अब अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद में और जम्मू कश्मीर के ऊपर भी ये मूल अधिकार लागू होता है कि भारत का किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में जाकर के जो है और जमीन खरीद सकता है और वहां पर रह सकता है। इसी अनुच्छेद में अगली जो स्वतंत्रता है वो है वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता। यानी हर व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम धंधा, रोजगार, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय कर सकता है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत लोगों को शिक्षण लोगों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। हालांकि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का प्रावधान अलग से अनुच्छेद 30 में प्रदान किया गया है और बाकी लोगों के लिए शिक्षण संस्थाएं जो अनुच्छेद 19(1) के तहत स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था और उस फैसले में उसने एक तो टेलीफोन टेपिंग को मूल अधिकारों का हनन बताया था, उसको बंद को गैर कानूनी घोषित किया गया था। जो जबरदस्ती बंद कराया जाता है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगला जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करता है। इसमें 3 बातें आती हैं। 3 बातें कौन कौन सी आती हैं? अनुच्छेद 20(1) ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक उसने विद्यमान किसी कानून का उल्लंघन किया है। विद्यमान किसी कानून का उल्लंघन किया है तो ही उसको अपराधी माना जा सकता, वरना उसको अपराधी नहीं माना जा सकता। फिर अनुच्छेद 20(2) ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार ही दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3) ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बातें नहीं किया जा सकता। यानी आपको
अपने खिलाफ गवाही देने के लिए जबरदस्ती बातें नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 20 के तहत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। अब आता है अनुच्छेद 21, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि व्यक्ति पर्सनल लाइफ में किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है, उसकी स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 21 में प्रदान की गई है। साथ ही साथ में जीवन की सुरक्षा कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जो है उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। हर व्यक्ति जो है वो अपने जीवन की सुरक्षा कर सकता है। इसीलिए ये कानून है कि अगर अपने जीवन को बचाते हुए आप किसी की हत्या भी कर देते हैं और कोर्ट में इसको आप साबित कर देते हैं कि मैंने आत्मरक्षा के लिए और ये हत्या की है, तो वो हत्या नहीं मानी जाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों की सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए और इसमें कई स्वतंत्रताओं को जोड़ दिया है। जैसे अनुच्छेद 21 में ही अब आवास की स्वतंत्रता भी शामिल कर दी गई है, स्वच्छ पर्यावरण की स्वतंत्रता भी शामिल कर दी गई है, स्वास्थ्य की स्वतंत्रता भी शामिल कर दी गई है, सूचना की स्वतंत्रता भी शामिल कर दी गई है, प्राइवेसी की स्वतंत्रता भी शामिल कर दी गई है, विदेश जाने की स्वतंत्रता भी शामिल कर दी गई है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 22, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। यानी किसी व्यक्ति को यदि बंदी बना लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसके कौन कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होती हैं, उसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया है। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सूचना जो है उसके नजदीकी लोगों को देना जरूरी है। बिना अरेस्ट वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर, इसमें आने और जाने का टाइम शामिल नहीं है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको सक्षम न्यायाधीश के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश किया जाना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से बंदी बनाए गए व्यक्ति के कई अधिकार जो वो इसके अंतर्गत स्वीकार किए गए। लेकिन ये जो अधिकार है, ये जो स्वतंत्रताएं हैं, वो दो प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं होती हैं। एक तो शत्रु देश के जो नागरिक होते हैं उन पे लागू नहीं होता है, और एक जिनको निवारक निरोध कानून के तहत जिनको अरेस्ट किया गया है उनके ऊपर ये स्वतंत्रता लागू नहीं होती है। अब निवारक निरोध क्या होता है? निवारक निरोध का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 22(4) में किया गया है। अनुच्छेद 22(4) में निवारक निरोध का उल्लेख किया गया है। हालांकि संविधान में निवारक निरोध की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन निवारक निरोध का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर गिरफ्तार करना या भविष्य में उसके द्वारा किए जाने वाले अपराध को रोकने के लिए अपराध करने से पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करना, यह कहलाता है निवारक निरोध। निवारक निरोध की आलोचना करते हुए संविधान सभा में ठाकुरदास भार्गव ने इसको असफलताओं का शिरोमणि कहा था। बख्शी टेकचंद ने निवारक निरोध की आलोचना करते हुए इसको दमन और निरंकुशता का घोषणा पत्र कहा था। आजादी के बाद समय समय पर सरकारों ने आतंकवाद की रोकथाम करने के लिए निवारक निरोध के अंतर्गत कई कठोर कानून बनाए थे। सबसे पहले जो कानून बनाया गया था निवारक नजरबंदी कानून, ये 1950 में बनाया गया था। इसके बाद में एक कानून बनाया गया था मिसा 1971 में। इसका पूरा नाम है आंतरिक सुरक्षा कानून। आंतरिक सुरक्षा कानून ये 1971 में बनाया गया था। इसके बाद में 1985 में बनाया गया था टाडा। 1985 में कौन सा कानून बनाया गया था? टाडा। टाडा का पूरा नाम है आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक कानून। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक कानून ये 1985 में बनाया गया था। इसके बाद में एक कानून बनाया गया था पोटा
पोटा। पोटा का पूरा नाम है आतंकवाद निरोधक कानून। ये 2002 में बनाया गया था। इसके बाद में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून, गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून, ये 2004 में बनाया गया था।